All right. Today we are going to study The Enemy. It's written by Pearl S. Buck. Story is set in the time of World War. और वर्ल्ड वॉर के टाइम में इफ यू रिमेम्बर तो अमेरिका और जापान वर स्टार्क एनिमीज ऑफ ईच अदर. काफी ज्यादा फाइट्स थी एंड दे वर आर्च राइवल्स. तो उसी टाइम की स्टोरी है. एंड अच्छा, हाउ डू यू परसीव जापानीज पीपल? अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो व्हाट वुड यू लाइक टू टेल मी अबाउट जापानीज पीपल, अबाउट देयर पेट्रियोटिज्म? कैन यू टेल मी समथिंग? हम ज्यादा डीप इंफॉर्मेशन नहीं है उस बारे में मैम। ओके. फिर भी आजकल मतलब मैं जितनी भी रील्स देखती हूँ, दे पोर्ट्रे जापानीज एज हाईली पेट्रियोटिक पीपल. फॉर देम देयर कंट्री कम्स फर्स्ट. Their culture, their traditions, they are very, very proud of their things. And in this story, what happens is that an American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. जापान, एज यू नो, इज एन आर्चिपेलागो. तो बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिसमें से बहुत सारे इनहेबिटेड हैं, बहुत सारे अनइनहेबिटेड आइलैंड्स भी हैं. तो ऐसे एक आइलैंड के शोर के पास में डॉक्टर सडाओ का घर है एंड दैट इज वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस. सो डॉक्टर इज इन डिलेमा कि व्हाट शुड वी डू विद दिस अमेरिकन प्रिजनर. So Dr. Sadao Hoki's house was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played. The low square stone house was set upon rocks well above the narrow beach that was outlined with bent pines. As a boy, Sadao had climbed the pines supporting himself on his bare feet, as he had seen men do in the South Seas when they climbed for coconuts. His father had often taken him to the islands of those seas, and never had he failed to say to the little brave boy at his side, "Those islands yonder, they're the stepping stones to the future for Japan." तो डॉक्टर सदाओ होकी का जो घर है, दैट वाज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट. मतलब एक आइलैंड के कोस्ट पे ही है उनका, बिल्कुल सी शोर के पास में ही घर है. एंड ऑन दिस कोस्ट डॉक्टर सडाओ एज ए बॉय, जब वो बहुत छोटे से बच्चे थे, ही यूज्ड टू प्ले देयर ऑफ्टन. अक्सर वो उस बीच पे खेलने जाया करते थे. द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वाज सेट अपॉन रॉक्स, और वहां पे काफी रॉकी है, वो जो बीच है वो काफी रॉकी है. तो रॉक्स के ऊपर उनका घर जो है वो बना हुआ है. एंड द नैरो बीच जो है वो बहुत ब्रॉड नहीं है. इट्स अ वेरी नैरो वन. एंड इट इज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स. बेंट पाइन्स सिग्निफाइज कि वहां पे बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से कोकोनट ट्रीज जो है वो सीधे नहीं खड़े हैं. मोस्ट ऑफ देम आर बेंट बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ विंड. As a boy, Siddharth had climbed the pines, supporting himself on his bare feet. और जब वो छोटे से थे, तो एज ए यंग बॉय कई बार वो पाइन ट्रीज पे अपने बेयर फीट से, मीन्स नंगे पैर ही चढ़ जाते थे. आपने भी देखा होगा कई बार साउथ में लोग जो है वो कोकोनट ट्रीज पे, पाइन ट्रीज पे बेयर फुट चढ़ते हैं, उनको ग्रिप करने में आसानी होती है. तो ऐसे ही डॉक्टर सडाव ने भी अपने बचपन में ऐसा बहुत बार किया है, जैसे कि उन्होंने साउथ सीज में लोगों को करते हुए देखा जब वो कोकोनट तोड़ने के लिए पेड़ पे चढ़ते थे. His father had often taken him to the islands of those seas, and never had he failed to say to the little boy at his side, "Those islands yonder, they are stepping stones to the future of Japan." और वो उसके अपने फादर के साथ ऐसे बहुत से आइलैंड्स पे गया था जो अनइनहेबिटेड थे. और उसके फादर उसको हमेशा वहां जाके एक ही बात कहते थे, "वो आइलैंड्स देख रहे हो तुम? दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर ऑफ जापान." सो सडाउ जो था वो सीरियसली, एक छोटा सा बच्चा बहुत सीरियसली अपने फादर की हर बात को बहुत ध्यान से सुनता था. ही वुड आस्क हिम, वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम? उसके ऊपर चढ़ के हम जाएंगे कहाँ? हु नोज, हिज फादर हैड आंसर्ड. हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट. सो ही सेज कि हु नोज, किसे पता. हु कैन लिमिट, हमारे फ्यूचर को कौन लिमिट कर सकता है? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक, हम जो चाहें वो बना सकते हैं. Siddharth had taken this into his mind as he did everything his father said. His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was only his only son. और सडाओ जो थे वो अपने फादर की बात को बहुत ध्यान से सुनते थे, हर बात को अपने माइंड में बिल्कुल सीरियसली रिकॉर्ड कर लेने वाले बच्चे थे वो. हिज फादर वो नेवर जोक. जब वो छोटे थे तो उनके फादर ने उनसे कभी कोई हंसी मजाक नहीं करते थे, कभी उनके साथ ज्यादा खेलते नहीं थे. और डॉक्टर सडाव को ये बात अच्छे से पता थी कि उनके फादर ने बहुत पेन्स, बहुत तकलीफें उठाई हैं उनको रेज करने के लिए. ही वॉज हिज ओनली सन, वो उनके इकलौते बेटे थे. सडाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न. For this reason, he had been sent at 22 to America to learn all that he could be learned of surgery and medicine. He had come back at 30, and before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist. So यही वजह थी कि फादर ने उनके बहुत पेन्स उठाए, बहुत कोशिश की और बहुत अच्छे से पैसे वैसे इकट्ठा किया सो दैट ही कुड सेंड हिम टू अमेरिका. एट द एज ऑफ 22 डॉक्टर सडाव अमेरिका गए सर्जरी और मेडिसिन पढ़ने के लिए.
और जब वो 30 इयर्स की उम्र में वापस आए, ऑलमोस्ट आफ्टर 8 इयर्स, तब उनके फादर जो थे वो काफी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन मरने से पहले उन्होंने ये देख लिया था कि उनका बेटा जो था सिडाओ, he had become famous not only as a surgeon but as a scientist also. So he was not just a doctor but a scientist also now. Everybody knew him as a surgeon and a scientist because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean. He had not been sent abroad with the troops. Also, he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibility, Sadao was being kept in Japan. So, वहां से और वो एक साइंटिस्ट थे एंड ही वाज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी, मतलब वो कुछ ऐसा केमिकल, कुछ ऐसी मेडिसिन पे काम कर रहे थे जिससे कि जो वुंड्स हैं, जो जख्म है, वो पूरी तरह से साफ हो जाएंगे, उन पे इन्फेक्शन नहीं होगा। यही वजह थी कि ही वॉज नॉट सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स। तो आर्मी के साथ में उनको अब्रॉड नहीं भेजा गया था जस्ट बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग सम रिसर्च, उनका कुछ रिसर्च वर्क चल रहा था। ऑल्सो ही न्यू देयर वाज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन। उनको ये भी अच्छे से पता था कि जो उनका चीफ था, जो जनरल था, आर्मी चीफ था, ही वॉज इन सम स्लाइट डेंजर। उसकी कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन चल रही थी कि जिसकी वजह से उसको कभी भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी। फॉर नाउ ही वॉज बींग ट्रीटेड मेडिकली, अभी उसका मेडिसिन से ही काम चल रहा था। फॉर दिस पॉसिबिलिटी सिडाओ वॉज बींग केप्ट इन जापान, और यही रीजन था कि सिडाओ को जापान में रखा गया था, उनको ट्रूप्स के साथ, आर्मी के साथ अब्रॉड नहीं भेजा गया था। Clouds were rising from the ocean now. The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. Sada watched mists hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house. So clouds were rising from the ocean. अब शाम का टाइम हो रहा था, आज जो था आसमान, ओशन से क्लाउड्स वर राइजिंग, मतलब हैवी मॉइस्चर जो था वो इवेपोरेट हो रहा था, और क्लाउड्स जो थे वो ऐसा लग रहा था जैसे ओशन की सरफेस पे ही दिखने शुरू हो गए थे। The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. और बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली आजकल दिन जो थे वो काफी वार्म चल रहे थे, जिसकी वजह से रात में हैवी फॉग हो जाता था। उधर एक तरफ कोल्ड वेव्स होती थी, दूसरी तरफ मौसम जो था वो थोड़ा वार्म रहता था, तो एज ए रिजल्ट काफी हैवी फॉग हो जाता था। Sada watched mists hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house, wreathing around the pines. In a few minutes, fog would be wrapped about the house too. Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the two children. So, Sidao, he was watching. वो अपने ही घर की बालकनी पे जो पोस्ट साइड थी वो वहां पे खड़े हुए थे और सी शोर को देख रहे थे। He watched the mist hide outlines of a little island. और उन्होंने देखा कि उस शोर से थोड़ी दूर एक छोटा सा आइलैंड था, उसकी आउटलाइंस जो थी वो भी मिस्ट की वजह से छुपने लगी थी, अब धीरे धीरे धुंधली पड़ रही थी। दे वर हाइडिंग बिकॉज ऑफ मिस्ट एंड देन केम क्रीपिंग अप। उनको लगा कि ये जो मिस्ट उठ रही है अभी सी की ओर से, ओशन की ओर से, वो धीरे धीरे चढ़ते हुए उनके नीचे बीच पे आ जाएगी, पूरा बीच कवर कर लेगी, फिर उनके हाउस को के पास से रीडिंग अराउंड द पाइन्स, पाइन के ट्रीज को जो है लपेटते हुए अपने फॉग में छुपाते हुए, और कुछ ही मिनट्स में उनका पूरा घर जो है दैट वुड बी रैप्ड बाय द फॉग। देन ही वुड गो इनटू द रूम वेयर हाना हिज वाइफ, और फिर जब ये सब हो जाएगा, जब फॉग उनके बिल्कुल घर को रैप अप कर लेगा, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, तो वो वापस अपने रूम में चले जाएंगे अपनी वाइफ हाना के पास, जहां पे वो उनका वेट कर रही होगी उनके दोनों बच्चों के साथ। But at this moment, the door opened and she looked out, a dark blue woolen houri over her kimono. So तभी दरवाजा खुला पीछे से, और उनकी वाइफ हाना जो थी वो बाहर निकली। She was wearing a dark blue woolen houri. Houri is a loose garment जो किमोनो के ऊपर डाला जाता है, something kind of shawl आप इमेजिन कर सकते हो। तो किमोनो के ऊपर उसने हल्का सा woolen houri डाला हुआ था। She came to him affectionately and put her arm through his as he stood, smiled and said nothing. वो उनके पास में आई, बहुत प्यार से उसने अपना हाथ उनके हाथ में डाल दिया, और दोनों एक दूसरे को स्माइल करते हुए देख रहे थे। दे सेड नथिंग। He had met Hannah in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure that she was Japanese. His father would never have received her unless she had been pure in her race. He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah. So, उनको हाना जो थी वो अमेरिका में मिली थी, बट ही हैड वेटेड, लेकिन उन्हें काफी दिनों तक इंतजार किया इस बात का, जब तक कि उनको श्योर नहीं हो गया कि हाना वाज आल्सो अ जापानीज। क्योंकि अगर हाना ट्रू जापानीज नहीं होती इन हर रेस, इन हर ब्लड, तो प्रोबेबली उसके फादर जो थे वो इस मैच के लिए कभी हाँ नहीं करते। He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah, और अक्सर वो सोचते थे कि उनकी शादी किससे होती अगर उनको हाना नहीं मिली होती।
And by what luck he had found her in the most casual way by chance, literally at an American professor's house. The professor and his wife had been kind people and anxious to do something for their foreign students. And the students, though bored, had accepted this kindness. So, उनको वो याद आ रहा था दिन जब बाई चांस जो थे वो इन द मोस्ट कैजुअल वे, मतलब कोई प्रॉपर डेट सेटअप नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था, बस यूं ही उनके एक अमेरिकन प्रोफेसर थे, वो और उनकी वाइफ जो थे वो बहुत काइंड थे। वो अक्सर जो है जो उनके थोड़े बहुत फॉरेन स्टूडेंट्स थे उनको अपने घर बुलाया करते थे, छोटी मोटी गेट टुगेदर्स पार्टीज कर दिया करते थे, जिससे कि बच्चों को थोड़ा चेंज लगे, उनको थोड़ा सा अपनापन फील हो। और बच्चे भी, स्टूडेंट्स के पास भी ज्यादा कुछ करने को था नहीं, तो वो भी जो थे वो चले जाते थे कि चलो सर बुला रहे हैं तो लेट्स गो, चलो लेट्स एंजॉय विद हिम। Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. और सडाओ ने ये बात हाना को कई बार बताई थी कि उस दिन उनका बिल्कुल भी मन नहीं था प्रोफेसर हार्ले के घर जाने का। The rooms were so small, the food so bad, and the professor's wife so voluble. उनके घर का उनका घर जो था वो बहुत छोटा सा था। फूड वाज सो बैड, बीइंग जापानीज उनको उनका अमेरिकन फूड पसंद नहीं आता था। एंड प्रोफेसर की वाइफ शी वाज सो वॉल्यूबल, वो इतना बोलती थी कि शायद किसी और को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। But he had gone there, and there he had found Hannah, a new student, and had felt he would love her if it were at all possible. लेकिन फिर भी somehow वो उस दिन चले गए थे और वहां उन्हें मिली हाना। शी वॉज अ न्यू स्टूडेंट, और इंस्टेंटली जब वो उससे पहली बार मिले तभी उनको ऐसा लगा कि वो शायद उनसे प्यार करने लगेंगे। अगर बिल्कुल वो थोड़ा सा भी पॉसिबल है कि शी इज अ जापानीज, देन ही वुड लाइक टू फॉल इन लव विद हर। सो जस्ट सी कि बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट ही वाज सो क्लियर कि मुझे किससे प्यार करना है और किससे नहीं। ही वांटेड टू बी श्योर कि उनके फादर उनको एक्सेप्ट करें, जिसको भी वो पसंद करें। सो नाउ ही फेल्ट हिज हैंड ऑन हिज आर्म, her hand on his arm, and was aware of the pleasure it gave him, even though they had been married years enough to have two children, for they had not married heedlessly in America. इस समय उनको अपनी वाइफ का हाथ अपने हाथ में बहुत ही खुशी दे रहा था। उनको ही वॉज अवेयर कि उनको कितनी खुशी हो रही थी हाना के साथ होने पे, उसके आसपास होने पे वो बहुत खुश हो जाते थे। इवन दो दे हैड बीन मैरिड, ऑल्दो उनकी शादी को कई साल हो गए थे, उनके दो बच्चे भी थे, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में यूं ही जल्दबाजी में शादी नहीं की थी। They had finished their work at school and had come home to Japan. When his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. Although Sadao and Hana had talked everything beforehand, they were perfectly happy. She laid her cheek against his arm. So, वो लोग अपनी स्कूलिंग खत्म करके जापान वापस आए। यहाँ आकर के उनके फादर ने हाना के पेरेंट्स से मिले, सब कुछ हुआ जस्ट बिल्कुल जस्ट लाइक एन अरेंज मैच। जब सब कुछ ठीक हो गया, ऑल्दो सडाओ और हाना ने पहले डिसाइड कर लिया था कि उनकी शादी कैसे होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने फादर को इस तरह से जिताया कि आप ही कर रहे हो, आप डिसाइड करो कैसे करना है, क्या करना है। एंड दे बोथ वर वेरी हैप्पी। शी लेड हर cheek against his arm. It was at this moment that both of them saw something black coming out of the mist. It was a man. He was flung up out of the ocean. Flung, it seemed, to his feet by a breaker. He staggered a few steps, his body outlined against the mist, his arms above his head. Then the current mist hid him again. अब ये कुछ नहीं खाऊंगा। Anything? इतना सा करने पे बहुत मीठा हो जाता है ये। Rishi, please mute yourself. Okay. So it was at this moment that both of them saw, दोनों अपने मी मूवमेंट को एंजॉय कर रहे थे, अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे, एंड तभी उन्होंने देखा कि समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। ऐसा लगा जैसे उस मिस्ट में कोई ब्लैक कलर का कुछ साया, कुछ शैडो सा आ रहा था। एंड देन दे रियलाइज इट वाज अ मैन। वो किसी मैन के फिगर जैसे लग रहा था। ही वाज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, ऐसा लग रहा था जैसे ओशन ने उसे शोर पे फेंक दिया था, लिटरली फ्लंग, ऐसे वो कूद के गिरा था शोर पे। इट सीम टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर, ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर भी टूट गए थे, कुछ चोट उसको काफी गहरी आई थी। He staggered a few steps, his body outlined against the mist. वो बहुत ही मुश्किल से अपने आप को लिटरली घसीट रहा था, उसकी बॉडी की बस आउटलाइन सी दिख रही थी उस मिस्ट में। His arms above his head, उसने दोनों हाथ जो थे वो सर से ऊपर कर रखे थे, जैसे कोई सरेंडर कर रहा हो कि आई एम नो थ्रेट, आई एम जस्ट अ सेफ पर्सन, आई एम हियर आस्किंग फॉर हेल्प। देन द कर्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, और फिर तभी उस फॉग में, उस मिस्ट में वो कहीं फिर से खो गया। Who is that? Hannah cried. She dropped Sadao's arm and they both leaned over the railing of the veranda. Now they saw him again. Hannah चिल्लाई, Who is that? कौन है वहां पे? और ये कहते कहते उसने सडाओ का हाथ छोड़ दिया और दोनों रेलिंग से झुक करके नीचे देखने लगे। Now they saw him again. वो फिर उन्हें दिखा। The man was on his hands and knees crawling. आदमी जो था वो अपने हैंड्स और नीज पे लिटरली क्रॉल कर रहा था, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। Then they saw him fall on his face and lie there. फिर उन्होंने देखा कि वो
फेस के बल, मतलब उसका फेस जो था वो नीचे सैंड में था और वो फिर गिर गया और फिर वहीं पड़ा रहा. A fisherman, perhaps, Sadao said, watched from his boat. He ran quickly down the steps and behind him Hannah came, her white sleeves flying. सडाव ने कहा फिशरमैन, शायद कोई फिशरमैन है, उसकी बोट डूब गई है एंड ही हैज बीन थ्रोन अशोर, शायद उसको लहरों ने यहाँ पटक दिया है. He ran quickly down the steps. वो तुरंत सीढ़ियां उतरता हुआ भागा उस आदमी की ओर और उसके पीछे पीछे हाना. उसने किमोनो पहना हुआ था, उसकी वाइट स्लीव्स और फ्लाइंग. A mile or two away on either side there were fishing villages, but here was only the bare and lonely coast, dangerous with rocks. The surf beyond the beach was spiked with rocks. Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. So the author tells us कि जिस बीच में इनका घर था उसके दोनों ही साइड, अ माइल और टू दूर, दोनों साइड जो थी वो फिशिंग विलेजेस थी. लेकिन ये वाला जो स्ट्रेच था जहां पे डॉक्टर सडाव का घर था, इट वॉज डेंजरस विद रॉक्स. यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रॉकी था. ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट. द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स. अगर बीच के पीछे लहरों में भी कोई सर्फिंग करने चाहता था, वहां पे भी बहुत रॉक्स थी, सर्फ करना बहुत मुश्किल था. Somehow the man had managed, लेकिन किसी तरह से ये इंसान उन सब से बचता हुआ यहाँ तक पहुंच तो गया था, बट ही मस्ट बी बैडली टॉर्न. ये बात तो तय थी कि ये बहुत बुरी तरह से जो है वो घायल था. They saw when they came towards him that indeed it was so. और जब वो उसके पास पहुंचे तो उनको रियलाइज हुआ कि सच में ऐसा ही था. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. उसके एक साइड में जो सैंड लगी हुई थी उस पे ऑलरेडी रेड कलर के स्ट्रेन्स आ रहे थे, which means कि he was bleeding. He's wounded, Sidao exclaimed. He made haste to the man who lay motionless, his face in the sand, an old cap stuck to his head soaked with seawater. He was in wet rags of garments. Sidao stopped, Hannah at his side, and turned the man's head. They saw the face. So Sidao ने कहा he is wounded, ये बहुत बुरी तरह जख्मी है. He made the haste, उसने जल्दबाजी में उस आदमी को हिलाने की कोशिश की जो बिल्कुल मोशनलेस, बिना हिले डुले सैंड में मुंह डाल के पड़ा हुआ था. एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड, एक पुरानी सी कैप उसके सर पे जैसे चिपक गई थी, सी वाटर में सब भीगी हुई थी, तो वो कैप भी उसके सर पे चिपकी हुई सी थी. ही वॉज इन वेट रैग्स ऑफ गार्मेंट्स, उसके कपड़े जो थे वो बिल्कुल फट चुके थे और एकदम भीगे हुए थे. सडाओ स्टॉप्ड, हाना एट हिज साइड, सडाओ रुका, उसके साइड में हाना. सडाओ ने उसका फेस टर्न करा और दोनों ने उसका फेस देखा. अ व्हाइट मैन, हाना विस्पर्ड. Yes, it was a white man. The wet cap fell away and there was his wet yellow hair, long as though for many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was a rough yellow beard. He was unconscious and knew nothing that they did for him. वो एक व्हाइट मैन था. उसकी गीली कैप जो थी वो भी गिर गई और उसके गिरते ही अंदर उसके वेट येलो हेयर दिखने लगे, विच वॉज वेरी वेरी मच श्योर कि वो डेफिनेटली एक व्हाइट मैन था. और उसके येलो हेयर जो थे वो थोड़े लंबे भी हो गए थे, जैसे हफ्तों से उसने कटिंग ना कराई हो. ऑन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस रफ येलो बियर्ड भी ग्रो कर रही थी. एवरीथिंग अबाउट हिम वाज टेलिंग दैट ही वाज अ व्हाइट मैन. ही वाज अनकॉन्शियस एंड न्यू नथिंग, वो बिल्कुल बेहोश था, उसे कुछ नहीं पता था कि सडा और हाना उसके साथ क्या कर रहे थे. Now Sadao remembered the wound, and with his expert fingers, he began to search for it. Blood flowed freshly at his touch. On the right side of his lower back, Sadao saw that a gun wound had been reopened. The flesh was blackened with powder. Sometime, not many days ago, the man had been shot and had not been tended. It was a bad chance that the rock had struck the wound. तभी सडाव को याद आया कि उसको एक जख्म था जिसकी वजह से वो सैंड वहां पे थोड़ी सी रेड हो गई थी. His expert fingers, he began to search for it. He was an expert surgeon. उसने तुरंत अपनी फिंगर्स से टटोलना शुरू कर दिया कि वो उस वूंड कहाँ पर है, और जैसे ही उसका हाथ वहां लगा, ब्लड फ्लोड फ्रेशली, उस वहां से फिर से ताजा खून बहने लग गया. ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, सिडाउ ने देखा कि वहां पे गन का वूंड था दैट हैड बीन रीओपन्ड. द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड विद पाउडर. सम टाइम अगो, ज्यादा दिन नहीं हुए थे जब इस बंदे को शूट किया गया होगा, और वो गोली उसको लोअर बैक में राइट साइड में लगी थी, लेकिन उसके वुंड को टेंड नहीं किया गया, विच मीन्स कि उसका कोई इलाज नहीं हुआ था. इट वॉज अ बैड चांस, और ये बहुत ही बुरा था कि उसी जगह पे जहां पे उसका गन वुंड था वहीं पर एक रॉक से उसको और चोट लग गई थी. कोई रॉक कोई जो थी वो वहीं पे लग गई थी, जिसकी वजह से वो जख्म और भी ज्यादा बढ़ गया था. Oh, how he is bleeding! Hannah whispered again in a solemn voice. The mist screened them now completely, and at this time of day, no one came by. The fishermen had gone home, and even the chance beachcombers would have considered the day at an end. So Hannah whispered again, "He's bleeding." Again in her solemn voice. उसकी voice जो थी बहुत ही calm थी, बहुत ही sober थी.
She was not petrified. She was not scared. She was just sober. The mist screened them now completely. अब फॉग ने जो था उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था. At this time of the day, no one came by. इस समय यहाँ कोई नहीं आता था. The fishermen had gone home, and even the chance beachcombers would have considered the day at an end. So, जो fishermen थे, वो भी वापस अब घर जा चुके थे. और जो बीच कॉम्बर्स, जो बीच की साफ सफाई करने के लिए, बीच से सामान उठाने के लिए आ जाते हैं, वो भी इस समय मौसम को देख करके अपने घर जा चुके होंगे. इस समय बीच पे यहाँ कोई नहीं था. What shall we do with this man? Sidao muttered. But his trained hands seemed to have their own will, to be doing what they could to staunch the fearful bleeding. सिडाओ जो था अपने मन ही मटर्ड, व्हाट शैल वी डू, क्या करें इस आदमी का. लेकिन उसके हैंड्स विच वर ट्रेन टू यू नो ट्रीट द पीपल, विच ही वाज अ ट्रेन सर्जन, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी उंगलियों का अपना ही दिमाग था. वो अपने ही तरीके से चली जा रही थी. उसका दिमाग कहीं चल रहा था, उसके हाथ कहीं चल रहे थे. ही जस्ट वॉन्टेड टू स्टॉप दैट फियरफुल ब्लीडिंग. ही पैक्ड द wound with the sea moss that strewed the beach. उसने सी मॉस, जो समुद्र की घास होती है, वो उसने ढूंढी और उसने उससे उस वोंड को, जख्म को पैक कर दिया जो वहीं बीच पे पड़ी हुई थी. द मैन moaned with pain in his stupor, but he did not awaken. वो पेन की वजह से थोड़ी सी उसकी आवाज आई कराने की, क्योंकि वो अभी भी बेहोश था. स्टपर मीन्स ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस. बट ही डिड नॉट अवेकन, लेकिन फिर भी उसकी आंख नहीं खुली. द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सेडाओ सेड, आंसरिंग हिमसेल्फ. और सेडाओ ने अपनी ही बात का खुद ही जवाब दिया कि बेस्ट तो यही रहेगा कि हम इसे वापस समंदर में ही फेंक दें. Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hands. So, अब क्योंकि ब्लीडिंग स्टॉप हो गई थी, तो सडाव सीधे खड़ा हुआ. उसने अपने हाथ से सैंड को झाड़ा. Yes, undoubtedly that would be best, Hannah said steadily, but she continued to stare down at the motionless man. हाना ने भी अपने हस्बैंड की बात को रिपीट किया कि एब्सोल्युटली यही सबसे सही रहेगा. लेकिन फिर भी उस मोशनलेस मैन के ऊपर से उसकी नजरें हट ही नहीं पा रही थी. She continued to stare down. If we sheltered a white man in our house, we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner, he would certainly die, Sedao said. सेडाव ने कहा कि अगर हम किसी व्हाइट मैन को अपने घर में शेल्टर देते हैं, तो हम अरेस्ट कर लिए जाएंगे, हमें ट्रेटर्स कहा जाएगा. और अगर हम इसे एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर हम इसे दे देते हैं पुलिस को, आर्मी को, तो ये पक्का मर जाएगा. द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, हाना सेड. हाना ने कहा सबसे काइंडेस्ट थिंग तो यही होगा, हम इसके लिए जो कर सकते हैं कि इसे वापस सी में डाल दें. बट नीदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन फिर भी दोनों में से कोई अपनी जगह से उसे फेंकने के लिए नहीं हटा. They were staring with a curious repulsion about upon the inert figure. उन दोनों को उस आदमी से अजीब सा रिपल्शन भी हो रहा था. और एक एक वो मतलब इसे कहते हैं ना, एक डिलेमा था कि क्या हम इतने निर्दयी हैं कि हम किसी इंसान को जो इतना वुंडेड है, जिसको अपना होश भी नहीं है, हम उसे समुद्र में वापस फेंक रहे हैं मरने के लिए. इट्स लाइक किलिंग समबडी. और ऑन द सेकेंड, ऑन द अदर हैंड, अगर उसको ले लेते हैं, अगर उसको टेंड करते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, या उसको हम आर्मी को दे दें, हैंड ओवर कर दें किसी भी तरह से, लाइक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, या तो डॉक्टर सडा और हाना की फैमिली पे प्रॉब्लम आएगी. देर बी कॉल्ड ट्रेटर्स इन द आईज ऑफ देयर कंट्रीमेन. और अगर वो उसको सपोर्ट करते हैं, उसको हेल्प करते हैं किसी भी तरह की, तो हाँ, वो ट्रेटर्स हो जाएंगे. और अगर उसको सरेंडर कर दे, तो वो मारा जाएगा. ही विल बी टॉर्चर्ड एंड किल्ड. व्हाट इज ही, हाना विस्पर्ड. हाना ने कहा है क्या ये, व्हाइट मैन तो है, बट कहाँ का है. There is something about him that looks American, Sidao said. He took up the battered cap. Yes, they're almost gone, was the faint lettering. A sailor, he said. From an American warship, he spelled it out, US Navy. The man was a prisoner of war. So, डॉक्टर सडाव ने कहा कि इसको देख के तो लग रहा है कि कुछ अमेरिकन जैसा दिख रहा है, कुछ तो है जो ये मुझे अमेरिकन लग रहा है. फिर उसने उसकी बैटर्ड कैप, वो जो फटी पुरानी सी उसकी कैप थी, वो उठाई. उस पे बिल्कुल फेंट लेटर्स में लिखा हुआ था सेलर. उसने कहा किसी अमेरिकन वॉरशिप से है, क्योंकि उसके ऊपर यूएस नेवी लिखा हुआ था कैप के ऊपर. द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर. बंदा जो था वो प्रिजनर ऑफ वॉर था. ही हैज एस्केप्ड, हाना क्राइड सॉफ्टली, एंड दैट इज व्हाई ही इज वुंडेड. तो हाना ने कहा अच्छा, तो मतलब ये प्रिजनर ऑफ वॉर था, ही ट्राइड टू एस्केप, और वहीं पे इसको किसी ने शूट कर दिया, इसीलिए वुंडेड है. इन द बैक से डाउन, हाँ किसी ने पीछे से गोली मारी है. They hesitated, looking at each other. Then Hannah said with a resolution, "Come, are we able to put him back into the sea?" पहले तो दोनों हेजिटेट कर रहे थे, क्या करें, वापस सी में फेंक दें, घर ले चलें, क्या करें, उनको समझ नहीं आ रहा था. फाइनली जैसे हाना ने एक डिसीजन लिया. शी सेड कम, ये बताओ क्या हम इसे वापस सी में डाल सकते हैं. इफ आई एम एबल, आर यू.
सडाओ ने पूछा। उसने कहा, अगर मैं फेंक भी दूं इसे, क्या तुम चाहोगी? नो, हाना सेड। बट वी कैन डू इट अलोन। हाना ने कहा, मैं तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम अकेले कर सकते हो तो। Sudhav hesitated again. The strange thing is, he said, that if the man were whole, I could turn him over to the police without difficulty. I care nothing for him. He's my enemy. All Americans are my enemy. But he is only a common fellow. You see how foolish his face is? But since he is wounded, you also cannot throw him back to the sea, Hannah said. Then there is only one thing to do. We must carry him into the house. So, Sudhav hesitated. Sudhav ने कहा, strange thing is कि if the man were whole, अगर ये ठीक ठाक होता, मैं इसे बिना सोचे समझे सीधा पुलिस के हवाले कर देता। आई कैन नथिंग फॉर हिम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसके साथ क्या होता, ये मेरा दुश्मन है। ऑल एनिमी अमेरिकन आर माई एनिमीज। बट इज अ कॉमन फेलो, इसकी शक्ल देखो, कितना बच्चों जैसा फेस है इसका, लुक सो फुलिश, और मोर ओवर ही इज वुंडेड, इसको अपना ही होश नहीं है। ही ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम। तो हाना ने उसको इंटरप्ट करते हुए बोला, तुम भी इसे सी में नहीं फेंक सकते ना। तो सिर्फ एक ही काम है जो हम कर सकते हैं, वी मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस, हमें इसे घर ले जाना पड़ेगा। बट द सर्वेंट्स डाउन गर्ड्स, डाउन ने कहा, लेकिन सर्वेंट्स वो क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे? वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, एज इंडीड वी मस्ट सेट आउट। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन। इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। सो हाना ने कहा, देखो, हम अपने सर्वेंट्स को सिंपली ये बोल देंगे कि हम इसको पुलिस को देना चाहते हैं, जो सड़ाओ हमें करना भी पड़ेगा, वी मस्ट थिंक, हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना है, तुम्हारी पोजीशन के बारे में सोचना है, इसको घर में रख करके हम इन सब चीजों को मुसीबत में नहीं डाल सकते। सर्टेनली, सडाओ ने सोचा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग, मैं भी कुछ और करने की सोच भी नहीं सकता। Thus agreed together, they lifted the man. He was very light, like a fowl that had been half starved for a long time until it is only feathers and skeleton. So his arms hanging, they carried him up the steps and into the side door of the house. तो दोनों ने एग्री किया, दोनों ने इस आदमी को उठाया। He was light like a fowl. Fowl means जो चिकन होता है ना, जैसे उसको फाउल कहते हैं। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने उसको उठाया तो ही वॉज लाइट एज अ फाउल, बिल्कुल हल्का हो गया था, जैसे किसी को स्टार्व करके रखा हुआ ना, कि आधे पेट ही तुमको खाना मिलेगा, बस उसके शरीर पे केवल जैसे फेदर और स्केल्टन ही बचाओ, इतना हल्का हो गया था वो। सो इज आर्म्स हैंगिंग, दोनों साइड उसके हाथ लटके हुए थे, दोनों हस्बैंड वाइफ उसको सीढ़ियां चढ़ करके अपने घर ले गए। साइड डोर ओपन किया। दिस डोर ओपन इनटू अ पैसेज एंड डाउन द पैसेज दे कैरीड द मैन टुवर्ड्स एन एम्प्टी रूम। ये डोर जो था एक पैसेज में खुलता था, और उस पैसेज से लेते हुए आगे एक एम्प्टी बेडरूम था। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सडाउस फादर एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड। ये बेडरूम जो था सडाउ के फादर का हुआ करता था, और जब से उनकी डेथ हुई थी तब से ये यूज नहीं होता था। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर। उन्होंने उस आदमी को, जो फ्लोर था उसमें बहुत ही बढ़िया सी मैट्स पड़ी हुई थी, उन्होंने जाके उसको मैट्स पे रखा। एवरीथिंग हियर हैड बीन Japanese to please the old man who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed. इस कमरे में सब कुछ जापानीज स्टाइल का था, क्योंकि सडाओ के फादर को हर चीज जो थी वो जापानीज स्टाइल में पसंद थी। वो अपने घर में कभी भी किसी चेयर पे नहीं बैठते थे, और ना ही किसी फॉरेन बेड पे सोना पसंद करते थे। जमीन पे सोते थे, जमीन पे बैठते थे। Hannah went to the wall cupboards and slid back a door and took out a soft quilt. Hannah जो थी वो, उसने वॉल कबर्ड्स खोली, दरवाजा स्लाइड किया, और उसमें से एक सॉफ्ट क्विल्ट निकाला। She hesitated. The quilt was covered with flowered silk and the lining was pure white silk. पहले तो she hesitated. ये बंदा इतना गंदा है, इसको ब्लीडिंग हो रही है, जख्म खाया हुआ है, इतना बुरे हाल में है ये, और वो जो क्विल्ट निकाला था उसने वहां से, वो प्योर सिल्क का बना हुआ था। उसके ऊपर का जो था वो फ्लावर सिल्क था, और नीचे उसमें प्योर व्हाइट कलर की सिल्क की लाइनिंग लगी हुई थी। ही सो डर्टी, शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस। बहुत टेंशन हो रही थी, बहुत स्ट्रेस हो रहा था उसको देख करके, कितना डर्टी है ये। लेकिन फिर भी मौसम ठंडा था, जख्मी था, बीमार था, उसको जरूरत थी। यस, ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सडाओ एग्रीड। इफ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। सडाओ ने कहा, हाँ इसको वॉश तो करना पड़ेगा, अगर तुम गर्म पानी ले आओ तो मैं धो दूंगा इसको, मतलब साफ कर दूंगा। आई कैन नॉट बेयर फॉर यू टू टच हिम, शी सेड। We shall have to tell the servants he's here. I will tell Yumi now. She can leave the children for a few minutes and she can wash him. तो हाना ने फिर उसे इंटरप्ट किया कि आई कैन नॉट बेयर, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इसे टच करोगे, तुम इसको साफ करोगे। हम सर्वेंट्स को बता देते हैं कि ये यहाँ पर है, मैं यूमी को बोल दूंगी थोड़ी देर के लिए बच्चों को छोड़ करके यहाँ आके इसको वॉश कर देगी। Sadao considered a moment. Let it be so, he agreed. You tell Yumi and I will tell the others. So Sadao ने थोड़ा सा सोचा और फिर से कहा, ठीक है तुम सही कह रही हो, तुम यूमी को बता दो, मैं बाकी सर्वेंट्स को बता देता हूँ।
But the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. It was faint, but it was there. He put his hand against the man's cold breast. The heart too was yet alive. लेकिन डॉक्टर सडाव को पता नहीं उसके फेस को देख के कुछ ऐसा लगा कि वो झुक करके पहले उसकी पल्स चेक करने लगे। उनको ऐसा लगा कहीं जिंदा भी है कि नहीं है, क्योंकि उसकी हालत ऐसी थी उसके फेस की जैसे पूरा रंग उड़ा हुआ था उसका। लेकिन उसकी पल्स जो थी इट वॉज फेंट, बहुत हल्की थी लेकिन थी। फिर उन्होंने अपना हाथ उसकी कोल्ड ब्रेस्ट पे रखा। उसका हार्ट भी जिंदा था। यस, ही वॉज अलाइव। He will die unless he is operated on, Sidao said. The question is whether he will not die anyway. Sidao ने कुछ सोचते हुए बोला कि ये मर जाएगा अगर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऑपरेशन हुआ तब भी ये बचेगा कि नहीं। मतलब एनीवेज ये तो शायद मरेगा ही मरेगा जो इसकी कंडीशन है। हाना क्राइड आउट इन फियर, डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ ही शुड लिव। हाना जो थी वो घबरा गई अपने हस्बैंड की बात सुनते ही। उसने कहा डोंट ट्राई टू सेव हिम, प्लीज इसे बचाने की कोशिश मत करो। अगर ये जिंदा हो गया, अगर ये जिंदा रह गया तो क्या होगा। व्हाट इफ ही वुड डाई, सेड आवर पेट्स। उसने कहा अगर ये मर गया तब क्या होगा। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन। This man must have extraordinary vitality or he would have been dead by now. But then he was very young, perhaps not yet 25. So, Sadao ने कहा कि अगर ये मर गया तो क्या होगा। और वो उस आदमी को बहुत ध्यान से घूर रहा था। गेज मतलब कि बहुत इंटेंटली उसको ऑब्जर्व कर रहा था। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा वाइटिलिटी। उसने अपने दिल में सोचने लगा डॉक्टर सडाओ कि इसमें पक्का कुछ ऐसा एक्स्ट्रा वाइटिलिटी है, ऐसा जीवट है इसमें कि और कोई होता तो शायद इस कंडीशन में अब तक मर चुका होता। लेकिन ये बहुत यंग है, शायद इसकी उम्र भी 25 भी नहीं पहुंची होगी। सो कैन यू सी द डिलेमा। हस्बैंड और वाइफ एक तरफ तो उसकी केयर कर रहे हैं, उसको घर उठा लाए हैं, उसको वॉश करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड कॉन्स्टेंटली दे आर अंडर दिस डिलेमा। अगर ये मर जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, अगर खुद ही मर जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड ऑन द अदर हैंड वो कोशिश भी कर रहे हैं कि उसको साफ करें, उसके वोन्स को टेंड करें, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब दे बोथ आर इन सच अ डिलेमा। तो व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट दीज टू कैरेक्टर्स? कैन समबडी शेड सम लाइट ऑन दिस? Ma'am, they are patriotic, but they also have a sense of morality, and they don't want a human to die on their watch. Being a करेक्ट, doctor. ट्रू। If they can do something to save a life, they would. So, on one hand, being a patriotic, they don't want to save this white man, this American man. On the other hand, they can't let him die. So, they are going through a lot of, contradicting motions at the moment. So, Hannah asked, "You mean die from operation? तो मतलब तुम्हें लगता है ऑपरेशन से मर जाएगा?" Yes, Sadao said. Hannah considered this doubtfully, and when she did not answer, Sadao turned away. At any rate, something must be done with him, he said, and first he must be washed. So, Hannah जो थी वो डाउटफुली सोच रही थी, सच में मर जाएगा क्या मेरे हस्बैंड के ऑपरेशन के बाद भी। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, यू नो। सो व्हेन शी डिड नॉट आंसर, लेकिन जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो सडाओ ही टर्न्ड अवे। उसने कहा एट एनी रेट जो भी हो कुछ तो करना पड़ेगा इसका, लेकिन सबसे पहले इसे वॉश करना पड़ेगा। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हाना केम बिहाइंड हिम। वो रूम से बाहर चला गया और उसके पीछे पीछे हाना भी रूम से बाहर निकल गई। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द व्हाइट मैन। उसको बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था उस व्हाइट मैन के साथ उस रूम में अकेले रुकने का। वो अपने हस्बैंड के पीछे पीछे एकदम भाग ली। शी वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन He was the first she had seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had not known. Here he was her enemy, a menace, living or dead. और इस समय उसको बस एक ही थॉट आ रहा था कि इतने साल हो गए उसने जब से अमेरिका छोड़ा है, तब से उसने कभी भी किसी भी अमेरिकन को नहीं देखा। इतने सालों में पहली बार उसे एक अमेरिकन आदमी दिखा था। और इस समय उसको ऐसा लग रहा था कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट केयर, यू नो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे वाइट्स जो हैं, सारे अमेरिकन, दे आर माई एनिमीज। ही इज अ मेनेस, लिविंग और डेड। ये जिंदा हो या मुर्दा हो, हमारे घर में तो मुसीबत ही है ये। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी, बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट। सो उसने जब यूमी को आवाज लगाई तो अंदर उसके बच्चों ने भी उसकी आवाज सुन ली, और फिर उसको अंदर जाना पड़ा। अपने बच्चों के साथ उसने स्माइल किया, उनके साथ छोटे बेबी बॉय के साथ थोड़ा सा खेला जो कि अभी सिर्फ 3 महीने का ही था। ओ द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर, शी मोशनड हर माउथ, यूमी कम विद मी। और बेबी के सॉफ्ट ब्लैक हेयर को प्यार से कैरेस करते हुए उसने धीरे से यूमी को बोला, यूमी बाहर आ जाओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड, ही इज रेडी।
तो यूमी ने कहा कि बच्चे को बस सुलाना ही है, वो रेडी है सोने के लिए. She went with Yumi to the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. So यूमी जो थी वो नर्सरी के नेक्स्ट वाला रूम जो था वो बेडरूम था बच्चों का. तो यूमी वहां पे गई. उसने हाना बेबी बॉय को अपनी गोदी में लिए खड़ी रही. तब तक यूमी ने इस फ्लोर पे क्विल्ट्स बिछाए बच्चों के सोने के लिए. फर्श पे फ्लोर पे ही उन्होंने बेडिंग लगाया और फिर बच्चों को बेडिंग्स के बीच में रख दिया. Then Hannah led the way quickly and softly to the kitchen. The two servants were frightened at what their master had just told them. The old gardener, who was also a house servant, pulled the few hairs on his upper lip. तो हाना जो थी उसके बाद सॉफ्टली, धीरे से, तेजी, जल्दी से उसको किचन में ले गई यूमी को. वहां पे पहले से ही दोनों सर्वेंट्स खड़े हुए थे और वो दोनों बहुत ही घबराए हुए, डरे हुए लग रहे थे. वो बात सुन करके जो डॉक्टर सराउने ने बताई थी कि देयर इज एन अमेरिकन इन आवर हाउस टुडे. द ओल्ड गार्डनर, जो कि उनके घर का पुराना नौकर भी था, अपनी अपर लिप के थोड़े बहुत मूंछों के जो दो चार बाल रह गए थे उनको भी पुल करने लगा टेंशन में. The master ought not to heal the wound of his white man, he said bluntly to Hannah. The white man ought to die. First he was shot, then the sea caught him and wounded him with the rocks. If the master heals what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us. मास्टर को, डॉक्टर सडाओ को तो वो सर्वेंट कुछ नहीं कह पाया, लेकिन हाना को देखते ही उसने ब्लंटली हाना को बोला कि मास्टर को उस व्हाइट मैन की वुंड्स को हील नहीं करना चाहिए. इस व्हाइट मैन को तो मर जाना चाहिए. पहली बात तो ही वॉज शॉट. सेकेंड टाइम ही वॉज कॉट बाय द सी. और समुद्र ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उसे अपने रॉक से वूंड करने में, इंजर करने में. इफ द मास्टर हील्स, अगर मास्टर उसको हील करते हैं जो गन ने किया, जो सी ने किया, तो क्या वो हमसे रिवेंज नहीं लेंगे? I will tell him what you say, Hannah replied courteously. But she herself was also frightened, although she was not superstitious as the old man was. Hannah ने बहुत ही courteously, बिल्कुल रिस्पेक्टफुली अपने सर्वेंट को बोला, ठीक है मैं उन्हें बता दूंगी जो तुम कह रहे हो. लेकिन वो खुद भी बहुत घबराई हुई थी. ऐसा नहीं था कि वो उस ओल्ड मैन की तरह सुपरस्टिशियस थी. Could it ever be well to help an enemy? बस उसके दिमाग में यही थॉट था, दुश्मन की हेल्प करने से कभी कोई फायदा हो सकता है क्या? Nevertheless, she told Yumi to fetch hot water and bring it to the room where the white man was. लेकिन जो भी था उसने यूमी को बोला कि जल्दी से गर्म पानी लेके आओ और उस रूम में लेके आओ जहां पे व्हाइट मैन है. She went ahead and slipped back the partitions. Sadao was not yet there. Yumi, following, put down her wooden bucket. So she went ahead. वो आगे आगे गई, उसने पार्टीशंस खोल दिए. सडाओ अभी भी उस रूम में नहीं पहुंचा था. यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट. यूमी उसके पीछे पीछे वहां गई, उसने अपनी वुडन बकेट रखी. देन शी वेंट ओवर टू द व्हाइट मैन. फिर वो उस व्हाइट मैन के पास गई. When she saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness. जब उसने उसकी शक्ल देखी, her thick lips, जैसे होते हैं ना जिद में कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, but she just pursed her lips. I've never washed a white man, she said, and I will not wash so dirty a one now. So यूमी ने जैसे उसको देखा, यूमी ने कहा, उफ, मैंने कभी किसी व्हाइट मैन को नहीं नहलाया है. आई एम नॉट गोइंग टू डू. ये वैसे भी बहुत डर्टी है, मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगी. हाना क्राइड एट हर severely. You will do what your master commands you. तो हाना जो थी वो गुस्से में चिल्लाई. उसने कहा तुम वही करोगी जो तुम्हारे मालिक तुम्हें करने के लिए कहेंगे. There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round dull face that Hannah felt unreasonably afraid. लेकिन जब उसने यूमी का फेस देखा, दैट राउंड डल फेस, उस पर एक ऐसा फियर्स लुक था जैसे वो हर बात को रेजिस्ट कर रही थी कि नहीं, मुझे नहीं करना, आप मुझसे जबरदस्ती नहीं करवा सकते. दो शी डिड नॉट अटर अ वर्ड. उसने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन उसके फेस एक्सप्रेशंस जो थे वो क्लियरली ये बात हाना को कन्वे कर रहे थे. आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस. आफ्टर ऑल, इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड. और हाना को भी थोड़ा सा घबराहट हो गई. ये थॉट आया जब उसको कि अगर सर्वेंट्स ने कुछ रिपोर्ट कर दिया अपनी तरीके से, जो गलत तरीके से अगर कुछ रिपोर्ट कर दिया, जैसा है वैसे नहीं कहा, कुछ और कह दिया, तो पता नहीं क्या होगा. Very well, she said with dignity. You understand, we only want to bring him to his senses so that we can turn him over as a prisoner. तो उसने with dignity अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को संभालते हुए उसने कहा ठीक है, तुम्हें इतनी तो समझ आ रही है ना बात में कि हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि होश में आ जाए, जिससे कि हम इसको एज अ प्रिजनर हैंड ओवर कर सके. I will have nothing to do with it, Yumi said. I'm a poor person and it is not my business. तो यूमी ने सिंपली इतना ही कहा, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, आप कुछ भी करो, दैट्स योर चॉइस, मेरा इसमें कोई मतलब नहीं है. आई एम अ पुअर पर्सन, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ.
ये मेरा काम नहीं है, दिस इज नॉट माई बिजनेस। देन प्लीज, हाना सेड जेंटली, रिटर्न टू योर ओन वर्क। तो हाना ने अपने वॉल्यूम को कंट्रोल करते हुए, अपने आप को काम एंड कंपोज रखते हुए उसने कहा ठीक है प्लीज, अब जाके तुम अपना काम कर लो जो करने आते हो। At once Yumi left the room, but this left Hana with the white man alone. और ये सुनते ही यूमी तुरंत रूम से बाहर निकल गई, जबकि यहाँ पे हाना फिर से उस white man के साथ अलोन रह गई उस रूम में। She might have been too afraid to stay, had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her. शायद वो बहुत डर जाती उस रूम में अकेले उस व्हाइट मैन के साथ में, लेकिन इस समय उसके डर से ज्यादा यूमी की स्टबर्ननेस, उसकी जो जिद थी, वो उस पे हावी हो रही थी। उसको गुस्सा आ रहा था यूमी पे कि यूमी उसकी सर्वेंट है और उसकी बात नहीं मान रही है। यू नो, एक व्हाइट मैन को धोने में क्या प्रॉब्लम है, वो हमारे यहाँ काम करती है, हम जो काम बोले शी सपोज टू डू। स्टूपिड यूमी, शी मटर्ड फियर्सली, इज दिस एनीथिंग बट अ मैन एंड अ वुंडेड हेल्पलेस मैन। वो अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए, स्टूपिड यूमी है क्या, एक आदमी तो है, वो भी वुंडेड है, हेल्पलेस है, हिल भी नहीं सकता अपने आप से। In the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs that kept the white man covered. When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. The man's skin, though rough with exposure, was of fine texture and must have been very blond when he was a child. So, अपने ही कन्विक्शन में कि शी इज सुपीरियर टू यूमी, वो उससे ज्यादा समझदार है, उससे ज्यादा सुपीरियर है, शी बेंट इम्पल्सिवली, वो नीचे झुकी। जैसे कि हमारा होता है ना, हमारी सर्वेंट कोई मना कर दे कि हम ये काम नहीं करेंगे, कहते कोई बात नहीं, तू नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, मेरा काम है ना, मेरा घर है, मैं तो करूंगी। सो इन दैट कन्विक्शन शी जस्ट बेंट डाउन। उसने उसके रग्स, जो कपड़े फटे पुराने उसने अपने बांधे हुए थे, उसने उसके कपड़ों को की नॉट खोली, और फिर जब उसकी ब्रेस्ट बेयर थी, उसने एक साफ क्लीन टॉवल लिया और उसको स्टीमिंग हॉट वाटर में डिप करके उसके फेस को अच्छे से वॉश किया, साफ किया। मैंस स्किन टू रफ, उसकी स्किन जो थी वो काफी रफ हो गई थी सी वाटर्स के एक्सपोजर से, और भी अलग अलग तरीके से जो भी उसने सफर किया था। लेकिन इट वॉज अ फाइन टेक्सचर, और जब वो छोटा बच्चा रहा होगा तो शायद बहुत ब्लॉन्ड रहा होगा, उसके बाल जो थे वो काफी येलो कलर के थे। आई थिंक वी शुड पुट अ फुल स्टॉप हियर एट पेज 31. We'll begin with page 32 in the next session, because anyways